नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज हमारे साथ हैं गौरव प्रधान जी। आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं गौरव जी का। गौरव जी बहुत-बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभु। बहुत बहुत प्रणाम। जी। दर्शकों, आज गौरव प्रधान जी के साथ हम 2 विषयों को एक वीडियो चर्चा में समेटेंगे। पहला तो ये, अरविंद केजरीवाल जिनके बारे में स्थापित मीडिया एस्टेब्लिश मीडिया में लगातार ये बात फैलाई जा रही है कि उनको इंटरिम बेल मिली यानी अंतरिम जमानत दे दी सुप्रीम कोर्ट ने। जबकि तकनीकी आधार पर बात यह है कि अरविंद केजरीवाल को कोई जमानत नहीं मिली, न रेगुलर बेल और न इंटरिम बेल, बल्कि उनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने एज ए लीडर, एज ए स्टार कैंपेनर अपनी पार्टी के पैरोल मिला है। ये एक बहुत बड़ा टेक्निकल लोचा है जिसको कि समझा नहीं जा रहा। कारण ये कि अरविंद केजरीवाल ने कभी अपनी बेल एप्लीकेशन मूव ही नहीं की। जब की ही नहीं तो फिर बेल कहां से? हाँ, हमारे बड़े कोर्ट ने, बड़े जज साहब ने स्वतः संज्ञान लिया और कहा नहीं साहब, देश में चुनाव चल रहे हैं, आपका जेल से बाहर, तिहाड़ से बाहर होना जरूरी है। दूसरा मामला पीओजेके से, पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर से आ रहा लगातार पिछले 5-6 दिन से जो एक दूसरे दौर का आंदोलन शुरू हुआ है, ये वही है जो कभी काला अध्याय हम अपने कश्मीर में पाकिस्तान की कारस्तानी के चलते देखते थे। आज पाकिस्तान के उसी ऑक्युपाइड कश्मीर, जम्मू कश्मीर में फ्रीडम के नारे लग रहे हैं और न सिर्फ नारे लग रहे हैं बल्कि पुलिस पीट रही है। क्या 1971 की कोई स्क्रिप्ट, कोई ऑपरेशन लिखी जा रही है पीओजेके में? ये दोनों चीजों पर आप बात करेंगे गौरव प्रधान जी से। गौरव जी, सबसे पहले साहब ये बताइए, ये स्वतः संज्ञान बड़े हाकिम, बड़े मिलार्ड्स को अरविंद केजरीवाल, सर इस हिसाब से तो इस देश में जितनी जेलें हैं उनमें बंद जितने कैदी हैं उन सबके यहाँ चुनाव चल रहा है, सबको वोट डालना है। तो अगर एक नेता को प्रचार करने के लिए बाहर जेल से होना जरूरी है, तो देश के सारे क्रिमिनल, सारे विचाराधीन कैदियों को क्यों नहीं छोड़ दिया? देश में चुनाव चल रहा है। इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? आज ही गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने कहा है ये रूटीन जजमेंट नहीं दिखता है। देश के बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये फेयर ट्रायल नहीं है, ठीक है, और बहुत सारे और कैदी हैं, लेकिन ये रूटीन जजमेंट नहीं दिख रहा है। मैंने आपको पहले दिन क्या बोला था? ये रूटीन जजमेंट नहीं है। पहले तो अगर आप अपने फंडामेंटल क्लियर कर लीजिए, और दर्शकों से भी निवेदन करूंगा क्योंकि मैं हमेशा फंडामेंटल पे बात करता हूं कि कारण क्या है, रूट कॉज क्या है। 2024 का लोकसभा का चुनाव पार्टियां नहीं लड़ रही हैं, व्यक्ति लड़ रहे हैं। 2024 का लोकसभा का चुनाव नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी नहीं है, या अरविंद केजरीवाल, स्टालिन, तेजस्वी, ये लोग नहीं है। 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी वर्सेस सोरस, ओबामा, हिलरी क्लिंटन, सीआईए है और चाइना। तो पहले तो आप ये, इसीलिए मैंने कहा था ये महाभारत का युद्ध है, जहां पर योद्धा की डिजाइनिंग, जैसे महाभारत में कौरव की युद्ध की डिजाइनिंग शकुनी की है। पूरे महाभारत शकुनी परिवार का हिस्सा था, बल्कि इंपोर्टेड ब्रेन था। और यहाँ पर भी जो स्ट्रैटेजी है ये जयराम रमेश, वेणुगोपाल, राहुल गांधी इत्यादि की नहीं है, बल्कि बाहर से इंपोर्ट करी हुई हो रही है। और ये सब आप लोग जानते हैं, जितनी बार राहुल गांधी बाहर जाते हैं या आम आदमी पार्टी के लोग बाहर जाते हैं और अरविंद केजरीवाल जाते थे, इनके और नेता वगैरह जाते थे, तो बेल देने से क्या हुआ ये सोचिए। बेल क्यों दी गई वो भूल जाइए अभी 1 मिनट के लिए। ये देखिए कि बेल देने से क्या हुआ। भाई, जब हम बात करते हैं, भारत को 1947 में आजादी मिली,
हम यही बोलते हैं ना अवनीश भाई। अगर आप इसको ऐसे सोचना शुरू करें और स्कूल कॉलेजेस में इस तरह से सोचना शुरू करें कि भारत गुलामी क्यों हुआ था, तो ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो 1 मिनट के लिए भूल जाइए कि बेल है, आप ये देखिए कि इससे बेल देने से या पेरोल देने से इम्पैक्ट क्या हुआ। पहली चीज, आपने याद कीजिए, आपने 70 देश के ऑब्जर्वर भारत में बुला रखे हैं जो भारत का चुनाव देख रहे हैं, जिसपे प्रश्न चिन्ह विदेशी मीडिया लगा रहा था। आपने अरविंद केजरीवाल को रिहा करके एक मैसेज ये दिया कि जब चुनाव है तो हम अपोजिशन के सारे लोगों के साथ लड़ रहे हैं, किसी को सप्रेस नहीं कर रहे हैं। ये मैसेज क्या? अरविंद केजरीवाल ने बाहर आके जो लाइमलाइट राहुल गांधी को टोटली मिल रही थी मीडिया से, और जो उनकी भारत तोड़ो इस मैनिफेस्टो की जो कहानियां वो सुना रहे थे, उसको विराम लगाने का काम अरविंद केजरीवाल के जेल से 10-15 दिन के लिए बाहर, 22 दिन के लिए बाहर आने से हुआ। मीडिया कवर नहीं कर रहा है। जो इंसान, अब आपको लेटेस्ट बता दें, इसमें अभिषेक मनु सिंघवी का कोई रोल नहीं है बेल देने में या पेरोल। ये तो आप मानते हैं ना भाई, जज ने अपने आप दिया तो इसमें वकील का तो कोई रोल रहा नहीं, तो अभिषेक मनु सिंघवी। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने पेरोल दिलवाई है। अभिषेक मनु सिंघवी मांग रहे हैं राज्यसभा की सीट। आपको याद होगा भाजपा ने अभिषेक मनु सिंघवी की राज्यसभा की सीट का बैंड बजा दिया था हिमाचल। और अभिषेक मनु सिंघवी के अगर आप ट्विटर अकाउंट पे जाएंगे तो आज भी वो अपनी फोटो नहीं लगाते हैं डीपी में, बल्कि ओबामा के साथ हाथ मिलाते हुए फोटो लगाते हैं। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन किसको चला रहा है तो फिर मैं कुछ नहीं बोल सकता। अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा में देने की अमेरिकन दोस्त अरविंद केजरीवालों की थी। अरविंद केजरीवाल ने पहले संजय सिंह को बोला, संजय सिंह से हाथापाई हुई, 2 कान के नीचे संजय सिंह ने ठोक दिए। उसके बाद सबसे सॉफ्ट टारगेट उठाया गया, जो इनके अमेरिकन दोस्तों ने बोला कि मालीवाल को हटा दो, यूजलेस है, ये कुछ नहीं कर सकती है, सॉफ्ट है। मालीवाल को हटाने के लिए बात हो रही थी, कन्विंसिंग की बात हो रही थी कि अब आप हटो और किसी और को ये जगह दी जाएगी। तो पीए और मालीवाल में बहस हो गई, जिसपे मालीवाल ने, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मालीवाल ने एक खींच के कान के नीचे अरविंद केजरीवाल के बजा दिया है। आज अगर आप, अब सांसद है, सांसद को पार्टी से तो निकाल सकते हो लेकिन संसद से इस्तीफा नहीं दिलवा सकते, ठीक है। अब बात इस लेवल पे आ गई है कि ये मीडिया में उछली और मीडिया में अच्छे से एक्सपोज हुई। हम जैसे लोग भी अपने योगदान, यज्ञ में योगदान दे देते हैं। अब प्रश्न ये है, क्या मालीवाल इस्तीफा देंगी? वो नहीं देगी, जहां तक मुझे लगता है। तो यहाँ पेच फंस गया अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि अगर अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा नहीं दिलाता है तो अमेरिकन दोस्त नाराज हो जाएंगे। मैंने आपको पहले से बोला है, अरविंद केजरीवाल कोई नेता नहीं है। अरविंद केजरीवाल की ट्रेनिंग 20-25 साल की ट्रेनिंग, जो उसको डीप स्टेट ने उसकी जो ट्रेनिंग दी है, वो एज ए एनार्किस्ट दी है। आज भी जब अरविंद केजरीवाल भाषण देते हैं, कोई भी बोलते हैं, तो उसमें नेता की भाषा नहीं है, उसमें एक एनार्किस्ट की भाषा है। वो एक हिटलरवादी भाषा है, जो हाथ ऐसे सीधा करके उंगली दिखा के, तो वो एक एनार्किस्ट है, वो एक नेता नहीं है। तो आने वाले समय में देखिए, अब अरविंद केजरीवाल को ये सेटल करके ही जाना है 2 तारीख को। 2 तारीख में ज्यादा दिन बचे नहीं हैं, ठीक है, 15-20 दिन बचे हैं।
इस बीच में अभी मुझे जहां तक लगता है कि बहुत बम पटाखे बजेंगे और सबको मजा आएगा। तो जो बेल दी गई है वो बेल इसलिए दी गई है, पैरोल इसलिए दिया गया है, ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, इसको किसी से कंपेयर मत कीजिए। अगर अंदर रहता तो अंदर रह के जो मैसेज बाहर गया था दुनिया भर में कि आप अरविंद केजरीवाल को सप्रेस करके आप चुनाव जीत रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को बाहर निकाल के अब कोई भी शंका नहीं रहेगी, आप पूरे देश में आजाद हैं। दूसरी बात आपने एक जो करी है कि अरविंद केजरीवाल जो एक नैरेटिव चला रहे थे कि हम जेल से सरकार को चलाएंगे, हम चीफ मिनिस्टर हैं, जेल से चलाएंगे, लेकिन जब पैरोल दी गई तो आप पैरोल की कंडीशन देखिए, उसमें लिखा है कि कैबिनेट अपने सेक्रेटेरिएट और ऑफिस में नहीं जा सकते, यानी वो ऑफिस के घर से भी नहीं चल सकता, ठीक है ना, वो ऑफिस जा सकते हैं, यानी आप एज ए सीएम जितने दिन 20-25 दिन आपको जो पैरोल दी गई है, आप एज ए सीएम फंक्शन नहीं कर सकते, आप केवल एक पॉलिटिकल लीडर के लिए इलेक्शन लड़ सकते हो। अब ये ग्राउंड तैयार होती है। अब आप देखिए, जेल में रहते हुए आप सीएम थे, जेल के बाहर जब आप आए तो आपको सारी सीएम फंक्शनैलिटी से आपको रोक दिया गया, यानी ये ग्राउंड तैयार हो गया कि जून 2 के बाद जब वो वापस जेल में जाएंगे तो उनको सीएम पद से हटा दिया जाएगा। अब पार्टी में लड़ाई ये हो रही है कि अगर अरविंद केजरीवाल हट गया और सीएम तो सीएम बनेगा कौन? संजय सिंह भी चाहते हैं, सौरभ भारद्वाज भी चाहते हैं, स्वाति मालीवाल भी चाहती हैं, आतिशी मरलेना भी चाहती है और सुनीता केजरीवाल भी चाहती है। अब यहां पर जब 3 महिलाएं और पुरुष इकट्ठे हो गए तो दंगल तो होना ही है, क्योंकि सारे महत्वाकांक्षी बैठे हुए हैं, ठीक है, यहाँ देश चलाने या दिल्ली राज्य चलाने तो कोई आया नहीं है। जो इसमें सबसे शाना इंसान था वो पतली गली से लंदन भाग गया है और वो वहां बैठ के नेगोशिएट कर रहा है। तो बेल जो पैरोल दी गई है, ये पैरोल बहुत स्ट्रेटेजिक स्टेप है। और फिर पैरोल किसने दी? जस्टिस खन्ना ने दी। जस्टिस खन्ना के बारे में, उनके जजमेंट्स के बारे में, उनके कार्यशैली के बारे में अगर आप देखेंगे तो वो बहुत ही खड़ूस जज माने जाते हैं। मतलब उनकी बेंच के सामने केस ना जाए, ये दुआ, पॉलिटिशियन दुआ करते हैं इनकी बेंच के सामने केस ना जाए, क्योंकि ये उठा पटक के लिए मशहूर है। आप उन पे भी सवाल उठा रहे हो। अब लोगों को कुछ नहीं मिला तो बोले चंद्रचूड़ तो है ही नहीं कहीं बेंच में, जज में। तो देखिए, आप सोशल मीडिया पे जो चाहे वो बोलिए, आप अखबार में, टीवी न्यूज में जो चाहे बोलिए, आप स्वतंत्र है। भारत में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन विदाउट डिसिप्लिन चलता है, तो आप जो चाहे वो बोलिए, विदाउट डिसिप्लिन और विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी चलता है, तो आप जो चाहे वो बोलिए, लेकिन आप ये तथ्य को नहीं नकार सकते कि अरविंद केजरीवाल के पैरोल के पीछे बहुत बड़ा गेम खेला गया है। और आपको शायद लोगों को लगता होगा नरेंद्र मोदी भारत की राजनीति कर रहे हैं, भारत में राजनीति कर रहे हैं। जी नहीं, पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी जितनी शिद्दत से और जितनी होशियारी से जो एंटी भारत गैंग देश के बाहर बैठा है उससे लड़ रहे हैं, उसको सलाम करने का मन है। वरना नरेंद्र मोदी का हाल वही होता जो ट्रम्प का हाल था। बिल्कुल ठीक। लेकिन एकदम कुशल सेनानी की तरह जिस तरह से वो लड़ रहे हैं, तो आप ये मत सोचिए नरेंद्र मोदी चुनाव जो है आपके राहुल गांधी से लड़ रहे हैं या अरविंद केजरीवाल से लड़, ये बच्चे हैं, इनका कोई वो नहीं है। नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं ओबामा से, हिलरी क्लिंटन से, डेमोक्रेट से, CIA से, चाइना से। बिल्कुल। यहाँ आपकी अब तक की बात से 2 महत्वपूर्ण सूत्र मुझे मिल रहा है। एक, जो आप देख लीजिए, जो पैरोल दिया है कोर्ट ने उस पैरोल में ये साफ-साफ तौर पे कहा, आपने बहुत स्मार्टली उसको पॉइंट आउट किया गौरव जी, कि साहब आप बाहर जाएंगे
मुख्यमंत्री की हैसियत से न कहीं कोई दस्तखत करेंगे, ना अपने सेक्रेटेरिएट जाएंगे, ना ऑफिस जाएंगे। अब यहाँ पर इस दावे की पोल खुल जाती है। अरविंद केजरीवाल जो ये कह रहे थे कि हम तिहाड़ में हैं और तिहाड़ से ही सरकार चला रहे हैं। उन्होंने कुछ फर्जी चिट्ठियां भी लिखी थी कि केजरीवाल जी ने ये पूछा, लोगों को शिकायत ना हो, पानी कम ना हो। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अगर उनको पैरोल देने पर इस तरीके से लिख के मना किया कि आप कोई काम नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है कि अरविंद केजरीवाल और उनके गिरोह लगातार ये झूठ बोल रहा था कि वो अंदर से सरकार चलाते, क्योंकि वो सरकार न चल रही थी और ना बाहर रहने के बाद चलेगी। और जैसा आपने कहा कि 2 तारीख को जब वो अंदर जाएँगे, तो इसके क्लियर कट आदेश हो गया कि आप बाहर देखिए पैरोल पर तो सरकार चला नहीं सकते, अंदर भी नहीं चला सकते। देखिए, अरविंद केजरीवाल जो है, ये एक ऐसा नमूना है जिसका जन्म सोशल मीडिया पे हुआ, जिसने चुनाव सोशल मीडिया पे जीता, जिसने सरकार सोशल मीडिया पे बनाई। ये सोशल मीडिया पर्सपेक्टिव के लिए काम करता है, इसका ग्राउंड टच ज़ीरो है। हुँ, ये बात आप पहली चीज़ समझ लीजिए। भारतीय राजनीति में जिस राजनेता का ज़मीन से जुड़ाव नहीं होता है और जो राजनेता ये सोच के चलते हैं कि सोशल मीडिया अगर हमारा अच्छा है तो हम बहुत अच्छे हैं, उनकी लंका लगेगी। ठीक है? उनकी हुँ, लंका लगनी चाहिए, क्योंकि भारत की जो व्यवस्था है, वहाँ पर ग्राउंड वर्क बहुत इम्पोर्टेंट है एज़ कंपेयर टू सोशल मीडिया। सोशल मीडिया रहेगा वो अलग चीज़ है, लेकिन आप याद रखिए 80% भारत गाँव में बसता है। बिल्कुल। अरविंद अरविंद केजरीवाल को इतनी लंबी रोप दी गई है कि अब इसमें फंदे में वो खुद लटकेंगे। अब आप एक बात नोट कीजिए, हुँ, अरविंद केजरीवाल पैरोल पे आए, ना संजय सिंह खुश, ना सौरभ खुश, ना मालीवाल खुश, ना स्वाति मालीवाल खुश, ना आपकी आतिशी मार्लेना खुश। दूसरा पहलू, अरविंद केजरीवाल जब अंदर था तो डैमेज ज्यादा कर रहा था। वो कैसे? सुनीता केजरीवाल पब्लिक में जा रही थी और वो बोल रही थी मेरे पति को ये कर दिया। मैं जैसे सोनिया गांधी ने जो चुनाव लड़े हैं ना, मैं बहू हूँ, मैं पति हूँ, मेरे पति को मार दिया, मैं बहू हूँ। ये वो ही 1991 का नैरेटिव यहाँ पर उपयोग किया गया। तो अगर इसको पेरोल पे छोड़ा तो वो नैरेटिव तो खत्म हो गया ना एकदम। एक रात में वो नैरेटिव खत्म हो, भाई अब तुम आजाद हो, चुनाव जीतो और बढ़ दो। तो देखिए, जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, जो हुँ, स्ट्रैटेजी से सुबह से शाम खेलते हैं, मेरे ख्याल से मैं लोगों से, देखिए कांग्रेस के लोगों से, आपियों को तो समझाना बेकार है, कांग्रेस को समझाना बेकार है, क्योंकि जिसने अपना नेता ही मूर्ख चुना हो उसको क्या आप बताएंगे। लेकिन भाजपा के सपोर्टर हैं, जो राइट विंगर हैं, उनसे मैं एक बात बोलता हूँ, जीवन में एक चीज सीख लो मित्रों, अपने नेतृत्व पे भरोसा रखना। तुम अपना घर नहीं चला सकते, तुम अपनी बीवी नहीं कंट्रोल कर सकते। तुम देश के बारे में राय मत दिया करो यार, किसी को क्या करना है। वहां बहुत बड़ी महान बात। लोग बैठे हुए हैं। ये बताओ कि जो करा है उससे क्या इम्पैक्ट होगा, वहां आपका हुँ, स्वागत है, वहां आपकी सोच अच्छी लगेगी। लेकिन ये मत बताओ मोदी को क्या करना है, शाह को क्या करना है, जज वोक है, सुप्रीम कोर्ट बिक गया है। मैंने जो अपने चैनल पे एक चीज इम्प्लीमेंट करी है कि अगर किसी ने गलती से सुप्रीम कोठा बोला हुँ, तो उसको सीधा ब्लॉक करो, क्योंकि हुँ, संवैधानिक संस्थाओं की अगर आप इज्जत नहीं कर सकते, व्यक्ति अलग चीज है, उस संस्था का हेड कौन है वो व्यक्ति है, वो अलग चीज है। लेकिन अगर आप संवैधानिक संस्थाओं की इज्जत नहीं कर सकते तो आपको कम से कम मेरे साथ वार्तालाप करने का कोई अधिकार नहीं। ठीक बात। अच्छा, यहाँ एक चीज़ लोगों में निश्चित रूप से इस फैसले को लेके सुप्रीम कोर्ट की जो नैतिकता है, उनकी जो व्यावहारिकता है, उस पर बड़ी नाराज़गी देखी गई। सोशल मीडिया पे लोगों ने व्यक्त किया। इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये बात बेहद महत्वपूर्ण है दर्शकों कि अरविंद केजरीवाल अंदर रह के कुछ कर सकते थे क्या? उसके अनुपात में वो बाहर रह के, बाहर आने के बाद तो आप देखिए ना क्या चल रहा है ना? एक तरफ साहब हैं, दूसरी तरफ मेम साहब हैं, और तीसरी तरफ जो है वो तिहाड़ है और उसके बाद जो है स्वाति मालीवाल है।
आती हैं, पिट जाती हैं। तो किस तरीके एक की तरफ सारी एक घटनाएं तरफ आपस में चल रही एक हैं? एक एक तरफ घरवाली, एक तरफ बाहरवाली। बस वो वाली फ़िल्म देख लियो, वही समझ में आ जाएगी आपको सारी कहानी। जी, बिल्कुल। इसमें कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अब तो कहीं केजरीवाल ये ना सोच रहे हो कि अरे बाबा, ये 2 तारीख तक बाहर रहना है, इस 2 तारीख तक क्या-क्या हो जाएगा। तो कुल मिला के ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद उनकी मुसीबतें लगातार बढ़ी हैं। और यहीं ये बात भी तय हो जाती है कि जैसे वो अंदर जाएँगे, इस बात के पर्याप्त आधार बन चुके हैं कि अब उनका ये ड्रामा कि हम तिहाड़ में अंदर रह के सरकार चलाएँगे, ये अब नहीं होने वाला है। तीसरी चीज़, उनका ये झूठा दावा भी बिल्कुल खुल के सामने आ गया है कि सरकार एलजी ही चला रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कहीं से कोई सरकार चला नहीं रहे थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। क्यों सर? इंक्रीज़ द कॉस्ट ऑफ फ्रीडम। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यहाँ पर ठीक है, तात्कालिक गुस्सा लोगों का सुप्रीम कोर्ट की तरफ था। अच्छा, अब दूसरा, आज की चर्चा के दूसरे अध्याय की तरफ बढ़ते हैं गौरव जी। आप पीओजेके के बारे में कोई बात हो, जम्मू कश्मीर के कोई उसके बारे में कोई बात हो, कहीं कोई बॉर्डर हो, वहाँ सेना अगर इन्वॉल्व हो, उस पर गौरव प्रधान जी जिस तरीके से बातों को ईज़ी करके समझाते हैं, वो बात बहुत लंबे तक दर्शकों तक पहुँचती है और उस पर इंतज़ार रहता है। बहुत सारे दर्शकों ने ये कहा था कि ये 2 विषय, उस पे गौरव जी से ज़रूर बात करिए। तो हमने प्रयास किया कि आज दोनों विषयों को एक वीडियो में ही समेट दें। साहब ये बताइए, जिस तरीके से काफ़ी ये लंबा सिलसिला है, जब पीओजे के जो गुलाम कश्मीर हम कहते हैं, ऑक्युपाइड कश्मीर हम कहते हैं, वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वहाँ पर लगातार चल रहा है, चाहे वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा हो, चाहे गिलगिट हो, चाहे बाल्टिस्तान हो, जो भी एरियाज़ हैं। वहाँ पर अनरेस्ट की स्थिति ये है कि अब पुलिस वालों और रेंजर्स को दौड़ा-दौड़ा के वहाँ के कश्मीरी मार रहे हैं। हालाँकि वो कश्मीरी कितने जेन्युइन कश्मीरी है, क्योंकि वहाँ की डेमोग्राफी भी पाकिस्तान ने खूब बदली है इन तमाम सालों में। ये कुछ-कुछ मेरे जन्म के साल, अच्छा खासा वक़्त हो गया सर, 1971 मेरे जन्म का साल भी है। उस जैसा कोई एक ऑपरेशन दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए इधर से भी आज ही मैं जयशंकर जी की एक बाइट सुन रहा था। उन्होंने इंटरने जयशंकर जी तो बिल्कुल कुछ मंचों का बड़ा शानदार इस्तेमाल करते हैं अपनी बात कहने का, इंटरनेशनल बिरादरी तक पहुँचाने का। उन्होंने साफ किसी जेंटलमैन, उन्होंने कहा कि एक जेंटलमैन ने अभी सवाल पूछा है कि क्या मर्ज हो जाएगा पीओजे के? उन्होंने कहा बड़ा फनी क्वेश्चन है, मर्ज होने का क्या मतलब है? पीओजे के हमारा है। तो क्या 1971 जैसा कोई माहौल तैयार हो रहा है पीओजेके में? क्योंकि बहुत कुछ सिमिलरिटी अभी दिखाई दे रही है, और जिस तरीके से हत्याएँ और यूएन तक वहाँ के जो एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, वो जाने की बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल बिरादरी से वो तमाम जो है गुहार कर रहे हैं। इंडिया से उन्होंने कहा है कि भैया हमको जो है वो अलग कराओ, हम तो नहीं रहना चाहते अब इनसे। तो सर, क्या 1971 का कोई ऑपरेशन आप लोगों के पास तैयार है? आपने कहा कि आपका जन्म साल 1971 और आपने अपने जन्म साल की बात करी 1971, आपने बात करी बांग्लादेश की, ठीक है? अब आप भी जानते हैं बांग्लादेश 1971 ऐसा तो नहीं कि सुबह उठे और आज कर देते हैं। प्लानिंग में साल 2 साल लगते हैं। तो मैं बस आपको ये बोलूँगा, आप 71 हैं, मैं आपसे थोड़ा कुछ साल वरिष्ठ हूँ। समझ रहे हैं ना आप मैं जो बात बोलना चाह रहा ठीक हूँ? है, ठीक है। पिछले 5 साल में 477 दिन मैंने कश्मीर में गुज़ारे हैं। इसमें आप 7 दिन मेरे निजी निकाल दीजिए जो मैं अपने पत्नी के साथ गया था। इसमें आप 2 शिकारा राइड निकाल दीजिए जो मैंने व्यक्तिगत रूप से करी थी। बाकी के दिन क्या चने भून रहे थे वहाँ पर? तो आज जो आपको वहाँ से तस्वीरें मिल रही हैं, ये वो तस्वीरें हैं जो 2014 से पहले भारत में दिखाई देती थीं। बिल्कुल। हमने बस उसकी पृष्ठभूमि वही है, मेथड वगैरह सब वही हैं, पात्र भी वही हैं, हमने केवल स्टेज बदल दिया।
वी हैव टर्न द टेबल्स। और आप जयशंकर जी की बात कर रहे हैं, वो तो 2019 में भारत के विदेश मंत्री बने थे। मैंने 2014 से लिख रहा हूं कि कश्मीर वुड बी सर्व टू इंडिया ऑन ए प्लेटर। हम फोर्स इस्तेमाल नहीं करेंगे, कश्मीर स्वयं चल के भारत में आएगा। आज क्या है? आज कुछ जगह पे भारत का झंडा उठाया जा रहा है। बिल्कुल। कुछ साल पहले पाकिस्तान का झंडा लाल चौक पे फहराता था। आज मुर्शिदाबाद जैसी जगहों में भारत का झंडा फहरा रहा है। एकदम पलट दिया ना, स्विच कर दिया। अब ये स्विचिंग कैसे हुई है? लोगों को लगता है 1 महीने की बात है या 2 महीने या साल भर की बात है। ये मेहनत है 10 साल की। हमने कुछ नहीं कहा, हमने कोई गलत काम नहीं करा है। लेकिन जब आटा 350 रुपए मिलेगा, प्याज 250-350 रुपए बिकेगा, पेट्रोल वहां 400-500 रुपए ब्लैक में बिकेगा, वहां की बिजली वहां को दी नहीं जाएगी, और दी जाएगी तो 20 गुना ज्यादा कॉस्ट पे दी जाएगी, 180 रुपए यूनिट दिया जाएगा, तो आप लोग क्या करेंगे? रिवोल्ट करेंगे। अब आप डेमोग्राफी समझिए, पीओजेके की डेमोग्राफी सुन्नी मुसलमान नहीं है। पीओजेके की डेमोग्राफी शाह है, शिया है। जो आप डेमोग्राफी की मिक्स की बात कर रहे हैं, आपने खुद देखा होगा वीडियो में, पाकिस्तान रेंजर्स और पुलिस वाले लोगों को क्या दौड़ा दौड़ा के पीटा है। यही कभी हमारे यहाँ दौड़ा दौड़ा के पीटा जाता था। तो पासा पलट चुका है, और पासा इसलिए पलटा है क्योंकि पाकिस्तान भिखारी हो गया था। अब आप दूसरी तरफ देखिए, जब कांग्रेस भारत में चुनाव हारने लगी, सत्ता से उखड़ने लगी, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी भी उखड़ने लगी। आज भी आपको भारत में बहुत ज्यादा लोग मिल जाएंगे, खास तौर से पढ़े लिखे डिग्री होल्डर लोग, जो नरेंद्र मोदी के डीमोनेटाइजेशन पे सवाल उठाएंगे। लेकिन अगर वो डीमोनेटाइजेशन नहीं होता तो आज जो पाकिस्तान में का हाल है या पीओजेके में जो हो रहा है, वो संभव नहीं था। हम भारतीय सेना नहीं भेजेंगे, लेकिन हम वो हर परिस्थिति तैयार करेंगे। आपको याद है ना, मैंने पीओजेके में केरन के, मतलब पीओजेके में नहीं, पीओजेके के सामने भारतीय कश्मीर में केरन में स्क्रीन लगाई, उरी में स्क्रीन लगाई। हमारी फाउंडेशन ने बहुत काम करा। काहे के लिए काम करा वहां पर? एलओसी में हम क्यों करते हैं? और एलओसी में हम वही क्यों करते हैं जो सामने से दिखता है, सरहद पार से दिखता है। इसको साइको ऑप्स बोलते हैं। तो हम एज ए सिविलियन अपने लेवल पे काम करते हैं, फौज अपने लेवल पे काम करती है, सरकार अपने लेवल पे काम करती है, और सबका योगदान मिला के बस अपनी मातृभूमि से पीओजेके मिलेगा, अपनी माँ से मिलेगा, जो माँ से बिछड़ के रहा है 70 साल से, 70-75 साल से, वो अपनी माँ से मिलेगा। देखिए, मैंने एक बार बोला था, 1-2 बार बोला था, अगर आप पिछले 10 साल का नरेंद्र मोदी का शासन उठा के देखें, तो उन्होंने कुछ करा हो ना करा हो, वो अपनी बहस का है, वो आप लोग बहस कीजिए। लेकिन जो मुझे साफ दिखता है कि नेहरू, गांधी और इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये जो गांधी गैंग है, इसके द्वारा करे हुए ब्लंडर्स को सुधारने का काम करता है। निश्चित रूप से, बिल्कुल ठीक है ना? तो इन ब्लंडर्स में पीओजेके भी आता है, इस ब्लंडर में अक्से चिन भी आता है, इस ब्लंडर में तिब्बत भी आता है, इस ब्लंडर में
जो भारत के विभाजन हुए बांग्लादेश है वो भी आता है। तो जब तक आप ठंडे दिमाग से नहीं सोचेंगे, और मैं इन पाकिस्तानी वीडियोस से ज्यादा उछल कूद नहीं रहा हूं, क्योंकि अभी थोड़ा सफर लंबा है, अभी इतना पास का सफर नहीं है, सफर थोड़ा लंबा है। उतावलेपन में खून इतना गर्म भी ना हो, इतना उबालो भी ना कि वो उड़ जाए, और इतना ठंडा भी ना रखो कि वो जम जाए। तो वही हम देख रहे हैं। और मैं कोई योगदान देने लायक नहीं हूँ, बहुत छोटा इंसान हूँ, लेकिन हाँ, कश्मीर में हम चप्पे चप्पे से वाकिफ। बिल्कुल। और हाँ, भौगोलिक रूप से जब आप कहते हैं कि चप्पे-चप्पे से वाकिफ़ हैं और जिस हिसाब से आपकी यात्राएँ जम्मू कश्मीर की रहती हैं, आपके ज़मीनी काम वहाँ पे रहे, प्रारब्ध के इसी मंच पर आपके साथ लगातार जो बातें हुई हैं, उनमें जो पुराने वीडियोज़ हैं, जिन पे चर्चाएँ हुई हैं, उसमें क्लिपिंग्स भी लगी हुई हैं, वो सारी चीज़ें समझ में आती हैं। और गौरव जी, ये बात भी समझ में आती है कि ये साल, 2 साल, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते का काम नहीं है। लेकिन लगातार 2014 के बाद से स्थितियाँ जहाँ जा रही हैं, एक तरफ हमारे जम्मू कश्मीर में लगातार शांति आते जाना, स्थापित होते जाना, 370 के बाद माहौल क्या है वो होते जाना, और जो कुछ भी 2014 से पहले हमारे जम्मू कश्मीर में स्थितियाँ थी, उस वो सीन वहाँ पर क्रिएट होना। तो आपने बहुत खूबसूरती से कहा कि प्लेटफ़ॉर्म बदल दिया गया है, स्टेज बदल गया है, स्टेज हो गया है पीओजे के। और यहीं पर जयशंकर जी की आज की ही उस बाइट में एक बात, बेहद महत्वपूर्ण बात उन्होंने और कही। किसी ने उनसे पूछा कि साहब, यही सब कुछ तो आपके जम्मू कश्मीर में हो रहा था। उन्होंने कहा, नो 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 नो, नॉट एट ऑल। आप जम्मू कश्मीर, भारत के जम्मू कश्मीर और पीओजे के जो पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है, उस दोनों में तुलना नहीं कर सकते। इसलिए कि यहाँ पर डेवलपमेंट और बाकी सारी सहूलियतों और वहाँ उसके बिल्कुल खिलाफ वहाँ पर जो शोषण है, वहाँ पर जो महँगाई की स्थिति है, वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ जो लोगों का जीवन स्तर है, बावजूद इसके कि 72% लिटरेसी रेट है पीओके-जेके में, और 60% हमारे जम्मू कश्मीर का हिस्सा, ज़्यादा बड़ा हिस्सा वो है। तो निश्चित रूप से ये चीज़ें मैच्योर होते हुए दिखाई दे रही हैं। और एक चीज़ साहब, मैं इस पे चाहूँगा कि थोड़ा-सा और विस्तार आप दीजिएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को लेके आपने कहा कि बाहर किस तरह की जो हलचलें हैं, वो किससे चुनाव लड़ रहे हैं, मैं उसी के संदर्भ में एक बात कहूँगा। परसों एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था, उस आर्टिकल में ये था कि आप ये देखें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे 4 जून के बाद के ऑलरेडी बहुत सारे देशों में फाइनलाइज़्ड हैं। एक ऐसे वक़्त पर जबकि तीसरे टर्म का इलेक्शन क कैंपेन में है नरेंद्र मोदी, 4 जून को क्या हो रहा है? ऐसे में कौन-सा राष्ट्र ये कहेगा कि भैया 4 जून के बाद यही प्राइम मिनिस्टर रहेंगे? इसका मतलब है कि ये सिर्फ़ भारत में ही नहीं है कि मोदी लौट के आ रहा है। पूरे विश्व में ये बात पूरी तरीके से कायम है कि मोदी लौट के आ रहे हैं। इसलिए अगला टर्म, अगर 2 टर्म की ये स्थिति है जम्मू कश्मीर में, अगर मैं कहूँ, तो तीसरे टर्म में निश्चित रूप से आपने कहा ना कि वो दूध जमने और दूध उबलने, उन दोनों के बीच की स्थिति आगे बढ़ के क्रिएट हो जाएगी। क्यों सर? पहले जो आपने सवाल पीओजे का था, उस पे एक चीज मैं बोल दूं आपके दर्शकों के लिए। वैसे मैंने इस पे विस्तार से लिखा भी है, बोला भी है। पहली ओथ टेकिंग सेरेमनी जो नरेंद्र मोदी की थी 26 मई 2014, उसमें नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुलाया था। ये पहला बीज बोया गया था पीओजेके को लेने के लिए वापस भारत में। दूसरा स्टेप था नवाज शरीफ से मिलने, उनके रिश्तेदार की शादी में पाकिस्तान में उतर जाना। वो पूरा स्टेज्ड परफॉर्मेंस थी, और उसके पीछे 8-9 महीने की मेहनत थी, तब वो जाके क्रिएट हुआ था। क्योंकि पाकिस्तान की प्रॉब्लम नवाज शरीफ नहीं था या इमरान खान नहीं है। पाकिस्तान की प्रॉब्लम है आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी। हुँ। उन्होंने वो जिहाद का बीज और मजहब का बीज, क्योंकि पाकिस्तान की आजादी इस पे नहीं थी कि हम पाकिस्तान को डेवलप करेंगे।
पाकिस्तान की आजादी दो मुद्दों पे थी, एक मुसलमान का चौधरी और एक रियासत मदीना। और अगर आप मजहब के नाम पे करेंगे, क्योंकि वो धर्म तो है नहीं, वो मजहब है, तो मजहब पे के नाम पे अगर आप करेंगे, दैट हैड टू फॉल अपार्ट। थर्ड स्टेप था डीमोनेटाइजेशन, और वहां से एक्टिवली काम होना शुरू हुआ। तो आज जो आपको दिख रहा है वो नतीजा है 10 साल की मेहनत में। अब इसमें बहुत सारे और चीजें हैं, सुषमा स्वराज का ओआईसी में जाना, भाषण देना, पहली महिला का, वो सारी चीजें विस्तार से कभी बात करेंगे। लेकिन ये एक दिन का काम नहीं है। बिल्कुल, उसका पता चलता है साहब, और एक बिल्कुल पता कहावत चलता है। मैं हमेशा बोलता हूँ, इफ यू नो द ट्रिक देन आई नो हाउ टू प्ले इट बेटर। तो हम वही काम कर रहे हैं। मैंने आपको 2014 में लिखा था, और मेरे जो पढ़ने वाले हैं, मेरे दर्शक हैं, वो ये बात कंठस्थ है, उनको जानते हैं। मैंने लिखा था, पाकिस्तान विल ब्लीड विदाउट अ बुलेट फायर्ड। ये बात मैंने लिखी थी 26 मई 2014 को। क्योंकि मामूली मेरे भी फौजी दोस्त हैं, वो है नहीं जी हम तैयार बैठे हैं जी, इन्फेंट्री तैयार बैठी है चढ़ाई करने के लिए। मैंने कहा अबे आराम करो, दारू पियो बैठ के, तुम लोगों की जरूरत नहीं है, हम निपट लेंगे। तो जब ऐसे मेरे पर्सनल दोस्त हैं और जब इस तरह की हम लोग हाई टेम्पो बातें करते हैं, तो मैं भी लिख सकता हूँ फौज को भेज दो, लेकिन मैंने आज तक कभी नहीं लिखा कि फौज को भेजो। क्योंकि ठीक, बिल्कुल अंडा ठीक। अगर अंदर से फूटेगा तो एक जान का जन्म होता है, लेकिन अंडा अगर बाहर से तोड़ोगे तो वो केवल एक ही बार खा सकते हो। बिल्कुल ठीक बात है। और यहाँ पर एक चीज़ बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है कि इन 10 सालों में जो कुछ बदला हुआ दिखा है अपने कश्मीर में और उसके उधर कश्मीर में, बदलाव दोनों जगह हो रहा है। यहाँ की स्थिति जो पहले थी वो ट्रांसफर हो रही है वहाँ के जो हमारा जो पीओजे थे। तो ये स्थिति निश्चित रूप से दिखाई दे रही है और आप जो कह रहे हैं कि ये सफर आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर पहले भाग में हम लोगों ने अरविंद केजरीवाल को मिली जो पेरोल है उस पर जब बात किया, तो ये एक नया एंगल निश्चित रूप से दर्शकों तक ये पहुंचेगा कि जरा वाकई में पुनर्विचार करने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है कि केजरीवाल अंदर ज्यादा आरामदायक थे कि बाहर ज्यादा आरामदायक हैं। ये तो अब खुद अरविंद केजरीवाल ही समझ रहे होंगे, जिस तरीके से उनके यहाँ उठा-पटक चल रही है और घर में झगड़े चल रहे हैं साहब। तो अरविंद केजरीवाल अपने आप को गाली दे रहा होगा कि मैं बाहर क्यों आया, क्योंकि वो अंदर से ज्यादा इफेक्टिव था। अरे कहीं ऐसा ना हो साहब कि आपका ये वीडियो पहुंचने के बाद जो अरविंद केजरीवाल तिहाड़ के गेट पे नजर आए और दरवाजा पीट रहे हो तिहाड़ का कि भाई मेरे को अंदर ले लो। द डैमेज इज ऑलरेडी डन, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। दिख रहा है सर, पहले तो चुनाव, उसके बाद जनता, उसके बाद ये लोकसभा, वो लोकसभा, उसके बाद घर का ड्राइंग रूम, अब कहाँ-कहाँ झगड़ा पहुँचा होगा। घर भी बड़ा ऐसा है कि वहाँ तो बाथरूम में भी लड़ाइयाँ हो सकती हैं भई, लाखों का कमोड है, हैं? लाखों के पर्दे हैं। तो खैर ये एक बड़ा दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है गौरव जी कि जो लोग नई राजनीति की बात करते हुए प्लेस किए गए थे, मीडिया द्वारा जन्माए गए थे। लेकिन इसी के साथ इस देश को बहुत-बहुत धन्यवाद भी देना चाहिए अपने प्रारब्ध को, अपने देश के प्रारब्ध को कि 2014 के बाद एक ऐसा व्यक्ति नेशनल पॉलिटिक्स के एरिना में आता है कि उसके बाद तमाम खोटी चवन्नियाँ, खोटे सिक्के, नकली माल, नकली चूरन इसी तरह खुद ब खुद देश के सामने नंगे होते जा रहे हैं। तो ये 2 बातें दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आपको गौरव जी से ये टेक चाहिए था इन दोनों विषयों पर। हमने अपने दर्शकों की वो बात रखी और गौरव जी से इन 2 बातों पर आज चर्चा की। तो अब जब देश 2024 के लोकसभा चुनाव के बिल्कुल बीच में खड़ा है, 3 सवा 300 सीटों का मामला हो चुका है, उसके बाद अब बाकी कितना बचा है, ये देश ही जान रहा है। लगातार 4 जून को जो कुछ भी होगा, वो नतीजे सामने आएँगे और मैं जानता हूँ, मैंने जानबूझ के कहा है जो कुछ भी होगा, क्योंकि सबको पता है कि क्या होने जा रहा है, विदेश को भी पता है क्या होने जा रहा है और मुझे लगता है कि पीओजेको को भी पता है, इसलिए वो स्वागत में पहले ही बैंड बजा रहा है कि साहब 4 जून को रिजल्ट आए, शपथ लो, उसके बाद फिर हमारा काम भी आगे बढ़ाओ। क्यों गौरव जी?
देखिए 4 जून को हम तो नहीं होंगे शायद, जब वो आएगा शायद तब भी हम पब्लिक में नहीं होंगे। पर मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग वो देखेंगे अगले 5 साल, जो भारत के बच्चे ने सपना देखा है। बड़ी एक बात। अखंड भारत, एक मजबूत भारत, एक विकसित भारत, एक प्रभावशाली भारत, ये अगले 5 साल में होगा। बिल्कुल गौरव जी, आपकी इस भारत के लिए देखे गए सपने और उस सपना अब हकीकत होने जा रहा है और साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री भी इस तीसरे टर्म के इलेक्शन कैंपेन के दौरान जिस तेवर में दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि 4 जून के बाद जो तीसरा टर्म होगा, वो भारत की पुनर्संरचना जिसको मैं कहता हूं, या भारत का एनरिचमेंट, भारत का संवर्धन, उसके लिहाज से बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक 5 साल होने वाले हैं और हम सभी को गर्व करना चाहिए, ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि हम एक ऐसे एरा में रह रहे हैं। हम गौरव जी आप लोग के साथ बात कर पा रहे हैं, जब हमने क्या-क्या होते हुए इन 10 सालों में देख लिया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मंदिर कितनी पीढ़ियों ने नहीं देखा, हमने देख लिया है। तो निश्चित रूप से इस बात पर अटल भरोसा होना चाहिए कि एक ऐसा सक्षम नेतृत्व देश के पास है, हमारे पास है, जो कि तीसरी बार फिर वापस आ रहा है और क्या-क्या दिखाएगा, ये तो जलवा करने वाला ही जानता है। गौरव जी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और दर्शकों इसी के साथ हमें और गौरव जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय जय सिया